हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने लेंस को कंबाइन करके उसकी फोकल लेंथ के लिए डेरिवेशन डिराइव किया था, ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है जो कि प्रिज्म है, ठीक है। तो आपने पहले प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि जब प्रिज्म में से कोई वाइट लाइट रे या बीम ऑफ वाइट लाइट पास होती है तो वो उसे वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है ना। एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो जब ये कोई लाइट रे है जिसको हम बोलते हैं कि श्वेत प्रकाश की कोई ये रेखा है, अगर वो सीधी जाती है प्रिज्म के अंदर तो प्रिज्म के अंदर जाके वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो वो जब यहाँ तक पहुंचेगी उसके बाद वो कुछ इस तरीके से वो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मतलब इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, बट ये क्या होता है, ये ग्लास का बना होता है और लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से स्प्लिटिंग करने पर फाइनली स्क्रीन पर हमें 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। हम एक वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो 7 कलर को मिलाकर कहा जाता है। मतलब 7 कलर एक साथ एक पर्दे पर मिल जाते हैं ना लाइन से, तो इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम 7 कलर्स का। पहला कलर होता है यहाँ पर विग, ठीक है, IBGYOR, ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, यानी कि आप नारंगी बोल सकते हैं, नारंगी और लाल। इसको शॉर्ट में समराइज करने के लिए हम लिखते हैं बेजानी हपीनाला, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं विबग्योर। हिंदी में इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये कोई भी श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश की किरण, या आप इसको बोल सकते हो बीम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। जब वाइट लाइट प्रिज्म से जाती है तो इस तरीके से जिधर उसे जाना चाहिए था, मीडियम चेंज होने के कारण वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और इस डेविएशन में, डेविएशन का मतलब होता है अपना रास्ता भटक जाना, जिधर उसे जाना चाहिए था उससे वो भटक चुकी है अपना रास्ता, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इसे जाना था सीधे, लेकिन ये इस तरफ झुकी, तो उसमें सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, देखो मेन अपने सही रास्ते से थोड़ा सा डेविएट कौन हुई है, रेड कलर, ठीक है, यानी कि रेड कलर को हम बोल सकते हैं यहाँ पर मिनिमम डेविएशन होता है। रेड कलर का जो डेविएशन होता है ना, वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, जिसको बोलते हैं सबसे कम विचलन। रेड कलर का सबसे कम डेविएशन का मतलब यहाँ पर होता है रास्ता भटकना है, विचलित हो जाना, यानी कि विचलन। तो सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड कलर का। और देखो सारे कलर्स में जो अपना ओरिजिनल पाथ है उससे सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ है, बैंगनी कलर, वॉयलेट, ठीक है। तो अधिक विचलन किसका हुआ है, बैंगनी कलर का, वॉयलेट का, ठीक है। तो मैक्सिमम डेविएशन यहाँ लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन किसका हुआ है, बैंगनी का, अधिक विचलन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था इस पर। अब इसी पर हम एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन आप लोग नोट करना, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है, 10th का बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और इसको समराइज करने के लिए ये भी याद रखिएगा कि जो सीक्वेंस होता है विबग्योर और बेजानी हपीनाला, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। कई बार कंफ्यूजन में उल्टा लिख देते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रिज्म की। तो प्रिज्म एक ग्लास मटेरियल है और ग्लास मटेरियल तो उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तनांक होगा। तो फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो हम ये ऑफ प्रिज्म यानी कि म्यू, तो हम क्या प्रूव करेंगे, म्यू इक्वल
डेल एम, इसे हम डेल कहते हैं। ये सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, जिस प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं उस प्रिज्म का एंगल, ठीक है। डेल एम क्या है, डेल एम मतलब डेविएशन। जब प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट जाती है तो मैंने भी आपको बताया था ना कि कुछ इस तरीके से जब लाइट पास होती है तो उसे जाना था सीधे, बट वो डेविएट हुई तो कितना डेविएशन है उसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एम मतलब मैक्सिमम डेविएशन है। और साइन रखने का सेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, साइन स्नेल लॉ लगाया है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पर आई और आर की वैल्यू ये प्रूव करके हमें दिखाना है, ठीक। अब यहाँ पर इसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। थ्रू इसे लिखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन के लिए या प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सिद्ध करो। और क्या सिद्ध करना है, म्यू इक्वल टू साइन ए डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाय 2, ठीक है। तो ये इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इसका डायग्राम थोड़ा सा मर्ज होना है, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा, या सिंपल शॉर्ट में भी हो सकता है कि ओनली प्रूव दैट, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डेल एम और ए और साइन वगैरह देख कर ये समझना है कि यहाँ पर डेल एम का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन हमने कहाँ देखा है, प्रिज्म में। तो हम प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो केवल अगर प्रूव दैट करके क्वेश्चन आता है तो भी आप समझ जाइएगा। देखो कुछ इस तरीके से प्रिज्म बनाया, ओके। अब देखो कोई भी व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म पर जा रही है, ठीक। इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं, डायग्राम आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड होगी, तो इसे हम बेटर है बड़ा ही बनाते हैं। प्रैक्टिस आप लोग भी की है, ठीक है। अब देखो जब कोई व्हाइट लाइट है कुछ इस तरीके से प्रिज्म पर आती है, ऐसे, तो ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण है, जो कि कहाँ आ रही है, प्रिज्म पर ये जो तल है प्रिज्म का, ये सतह है, ये लेयर है, यहाँ पर एक है विरल माध्यम और अंदर की तरफ है सघन या हम बोल सकते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये वाला वो बाउंड्री है जहां पर लाइट है विरल से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो उसे जाना कैसे चाहिए था, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, है ना। एक्चुअल डायरेक्शन उसकी ये थी, बट वो अपने रास्ते से डेविएट हो गई, है ना। कैसे डेविएट हुई, जहां पर वो आती है वहां पर मैं नॉर्मल बनाती हूँ, ठीक है। हमने देखा है ना अक्सर कि जहां मीडियम चेंज होता है, जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होती है वहां पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एम नाम का एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल है, ठीक, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको मैं बोल सकती हूँ एंगल I1, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि I1 नाम दे दिया, जो आपतित किरण कोण बना रही है, ठीक है। और ये वाली कौन सी किरण है, अपवर्तित, जिसे जाना था सीधा, बट सीधा न जाते हुए क्या हो गया, वो अपने रास्ते से भटक गई, यानी कि नीचे सीधे जाने की जगह वो झुक गई तो कहाँ झुकी, नॉर्मल की तरफ। ये दोनों डैश वाली लाइन है, इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इस डैश का मतलब है कि इसे सीधे जाना था पर ये डेविएट हो गई है। अब ये जहाँ डेविएट हुई है तो कहाँ डेविएट होती है, जब कोई विरल से सघन जाती है यानी कि रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो नॉर्मल जिस पॉइंट पे बनाएंगे नॉर्मल की तरफ
पास आ गई नॉर्मल की साइड, तो नॉर्मल की साइड झुकेगी तो ये वाला एंगल कौन सा होगा इसका, एंगल R1। अपवर्तन कोण, अपवर्तित हो गई तो नॉर्मल के साथ अपवर्तित किरण क्या कोण बनाएगी, अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर अभिलंब कहेंगे इसे, अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब वो इस पॉइंट पर पहुंचती है तो ये कैसा पॉइंट है इसके लिए, ये इस तरह का पॉइंट है कि जहां पर कोई लाइट रे सदन से वापस कहाँ आ रही है, विरल माध्यम में। ठीक है, यानी कि अब क्या होना है, अब फिर से नॉर्मल बनेगा, तो जहां पर आके वो गई है, ठीक है, इस पॉइंट पर आई है, अब यहां से वो कहाँ आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। और डेंसर से रेयर आने के कारण क्या होता है, लाइट रे फिर डेविएट होगी, और फिर डेविएट होगी तो क्या होगा, जब वो सघन से विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो पहले हम एक अभिलंब बना लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा अभिलंब बनेगा। ठीक है, ये एम है, इसका नाम हम दे देते हैं पी। ठीक है, और ये ए बी सी एक प्रिज्म बना लेते हैं, प्रिज्म के कॉर्नर्स के नेम दे देते हैं ए बी और सी। अब देखो ये क्या यहाँ तक पहुंच गई, तो अगेन हमने देखा कि ये वाला कोण क्या है, ये अंदर का है, ये कोण और ये कोण, तो इसको नाम दे दिया हमने R2, एंगल R2। अब देखो यहाँ आने के बाद क्या होगा, उसे जाना था ऐसे सीधा, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन में, बट वो फिर से क्या हो जाएगा, इस नॉर्मल से इसे ऐसे जाना चाहिए था, देखो, बट वो ऐसे नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि वो सघन से विरल में जा रही है, तो फिर अपने रास्ते से भटकेगी, और अपने रास्ते से भटकेगी मतलब जहां भी नॉर्मल है उससे दूर हटेगी। अब उससे दूर हटेगी तो कैसे हटाएंगे हम लोग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये फिर अभिलंब से दूर हट गई। अब ये दूर हट गई मतलब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एग्जिट एंगल जिसको बोलते हैं निर्गत कोण बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसकी जो I1 वैल्यू है, तो ये हम ये समझेंगे कि यहाँ से I2 एंगल इसने बनाया। ठीक है, अब देखो हम एक्चुअल डेविएशन जानना चाहते हैं कि एक्चुअल डेविएशन कितना हुआ। तो देखो जब भी इसे स्टार्टिंग में जब ये आई थी तब इसे एक्चुअल सीधे जाना था, बट इस प्रिज्म में से गुजरते गुजरते वो कितना बेंड हो गई। तो मुझे ओवरऑल डेविएशन जानना है, तो मैं क्या करूंगी, इस लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा दूंगी, तो मुझे पता चलेगा डेविएशन कितना हुआ। डेविएशन मतलब कितना विचलित हुई, जाना था इस रास्ते पर इस रास्ते पर वो बाहर निकली, तो इस रास्ते को पीछे की तरफ बढ़ा के हमने देखा कि इसका इतना एंगल चेंज होता है, जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, इजी। और इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ के पॉइंट का, आप मन से एज्यूम भी कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एस और इसका आर दे दो, सिंपल। तो देखो ये डी वाला पॉइंट क्या शो करता है, डेविएशन, कि कितना डेविएशन इसमें आया है, एक्चुअल रास्ता और फाइनल जिस रास्ते पर जा रही है, दोनों के बीच का एंगल दिखा दिया। ठीक है, जिसको डेल कहते हैं, और यही इसका मैक्सिमम डेविएशन है, डेल एम मतलब मैक्सिमम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब थ्योरी के लिए तो आप लिख सकते हो कि व्हेन अ लाइट रे व्हेन इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म, then after passing through a prism due to a refraction it bends and finally it exits from the prism and the deviation through the prism is del m। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म की सतह पर टकराती है तो प्रिज्म के अंदर अपवर्तनांक के दौरान वो अपना रास्ता भटक जाती है, और अपवर्तन के दौरान जब वो रास्ता भटक जाएगी तो इस प्रकार उस किरण में जो मैक्सिमम यानी कि अधिक जो विचलन होगा वो डेल एम होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए आपको बेसिक चीजें देखना है ना। देखो अगर ये I1 है, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर कोई एक एंगल बना है, तो फिर ये वाली चीज एंगल I1 है, तो अंदर वाली चीज ये पूरी ये एंगल I1 के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि ये पूरा पोर्शन अगर ये I1 है तो ये पूरा I1 होगा, पर इसमें से आधा पोर्शन अगर R1 है तो बचा हुआ आधा पोर्शन क्या होगा, I1 माइनस R1, सिंपल। ठीक है, मतलब ये पूरा I1 था तो ये पोर्शन I1 होना चाहिए, लेकिन इसमें से आधा पोर्शन अगर R1 है तो बचा हुआ पोर्शन I1 माइनस R1 होगा। और इधर भी सेम है, ये I2 है तो इधर वाला पूरा पोर्शन I2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका भी बचा हुआ अगर R2 है तो रिमेनिंग पोर्शन
I2 माइनस R2 होगा। ठीक है, कॉपी में आप फिनिशिंग से बनाइएगा ऐसे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट है DSR, ये ट्राइंगल है। सेकंड ट्राइंगल SMR, ये सेकंड ट्राइंगल है। और क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ASMR। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ASMR, इस क्वाड्रिलेटरल से हमें क्या पता चला कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है। यानी कि मैं अगर एंगल A की बात करती हूँ और एंगल M की बात करती हूँ इस क्वाड्रिलेटरल में, तो M और A अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैं एंगल M की वैल्यू निकाल देती हूँ, जो मुझे आगे काम में पड़ेगी, 180 माइनस एंगल A। ठीक है, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। सेकंड ट्राइंगल उठाएंगे हम ये वाला SMR। तो इन ट्राइंगल SMR, अब इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज में क्या दिखा क्वाड्रिलेटरल में कि इसके सामने वाले कोणों का, ठीक है, सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। और त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, एंगल R1 R2 प्लस एंगल M। ठीक है, ये कितना मिलेगा, तीनों मिलाकर 180। अब एंगल M की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूं, 180 माइनस एंगल A, तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इक्वल टू 180। ठीक है, अब 180 प्लस का 180 प्लस का इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली वी गेट R1 R2 इक्वल टू A। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, एंगल वैल्यू हम चलने देना, नो इशू, एंगल लगाते जाना है इनके आगे। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक, ये R1 R2 से हो गई। अब एक और ट्राइंगल हमारे पास बचा है, ये वाला। तो इस ट्राइंगल को देखो, D, S और R, इसमें क्या नजर आ रहा है, इंटरनली दोनों एंगल दिख रहे हैं, I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2, और एक एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, बहिष कोण बोलते हैं ना। बहिष कोण की परिभाषा से बहिष कोण यानी बाहर के जो कोण होता है उसका वो किसके बराबर होता है, अंदर के दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल m है ना, एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल डेल m किसके बराबर होगा, इंटरनल दोनों अपोजिट एंगल के सम के। ठीक है, तो इन ट्राइंगल क्या होगा, D, S और R में जो सबसे बड़ी कोण है यानी बाहर वाला कोण डेल ही रखेंगे हम इसे। मैक्सिमम का केस मैं आपको भी समझाती हूँ कैसे होता है। तो डेल m इक्वल टू क्या रहा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, इसके बाद हम इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो डेल ये देख गिवन है, तो फाइनली एक केस रखते हैं। इन द केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, अगर ये जो विचलन है ये सबसे ज्यादा होता है ना। मैक्सिमम डेविएशन का मतलब क्या होता है, फाइनल जो ज्यादा से ज्यादा ये कितनी बेंड हो सकती है। ठीक है, ये जो डेविएट हुई है ना, तो ये इसका मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना डेविएट हो सकती है। उस केस में क्या होगा, ये जो I1 है यानी कि यहाँ से जो इसके आने का एंगल नॉर्मल के साथ और ये जाने का एंगल नॉर्मल के साथ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब I1 और R2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और अंदर का जो जब ये डेविएट होगी तो ये पार्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो R1 और R2 की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल। तो मैक्सिमम डेविएशन में मैं डेल को क्या बोलूंगी, डेल m, इसको मैक्सिमम वर्ड से रिप्रेजेंट करूंगी। और क्या हो जाएगा, R1 और R2 दोनों बराबर हो गए, तो मैं दोनों को मिला के क्या बोलूं, केवल एंड I1 और I2 दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह सिंपल एक ही I यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से आप यहाँ लिख सकते हो कि अत्यधिक विचलन के केस में क्या होगा, डेल इक्वल टू डेल m
I1 R2 इक्वल टू R और I1 I2 इक्वल टू I। अब यहाँ पर समीकरण 2 से क्या सीखा कि अगर अत्यधिक विचलन हुआ तो डेल M किसके बराबर हो जाएगा, I1 और I2 दोनों मिलाकर I यानी कि टोटल क्या हो जाएगा I माइनस R प्लस I माइनस R। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दी और फाइनली डेल M इक्वल टू I कितना हो गया 2I माइनस 2R। ठीक है, और डेल M इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया I माइनस R हो जाए। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई थी R1, अब हम इसी का यूटिलाइज करेंगे। हमने कहा कि मैक्सिमम डेरिवेशन में R1 R2 किसके बराबर होता है, दोनों इक्वल है यानी कि R रख सकते हैं। तो हम यहाँ फिर से यूज करेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A था। अब R1 R2 दोनों बराबर है यानी कि R प्लस R इक्वल टू A, यानी कि 2R इक्वल टू A, यानी कि R इक्वल टू A बाय 2। ये आपकी R की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जब R की वैल्यू आ जाएगी तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, I की वैल्यू निकालोगे। ठीक, अब मैं डायग्राम में मूव कर रही हूँ। यहाँ पर R की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। अब आप देखो इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, एंगल I की। तो डेल M 2I माइनस R की जगह मैंने क्या रखा, A बाय 2। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2I माइनस 2A बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, डेल M इक्वल टू, अब देखो ये A है माइनस का है, इस तरफ आया तो प्लस का, इक्वल टू 2R, यानी कि डेल M प्लस A बाय 2 इक्वल टू R। यहाँ से मुझे I की भी वैल्यू मिल गई और R की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे, स्नेल के नियम से, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है ना, जहां भी अपवर्तन हो, मैंने आपको बताया कि हमेशा हम स्नेल नियम का प्रूव करेंगे। तो बाय स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R। ठीक है, तो साइन I की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पुट करते हैं डेल M प्लस A बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन R की वैल्यू होगी A बाय 2। तो इस तरीके से म्यू इक्वल टू, प्रिज्म के लिए हमने ये फॉर्मूला जो हमें चाहिए था प्रूफ करना था वो चीज हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, डेल M बाय 2 प्लस डेल M प्लस A बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव किया। आप लोग सेल्फ अपनी कॉपी में पहले डायग्राम बनाइए, प्रॉपर उसे समझिए और फिर ये वैल्यू पुट करना सीखिए, है ना, तब ऑटोमेटिकली आपसे भी प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है तो मैं आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, तो थ्योरी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।